गुड इवनिंग सभी लोगों को। L1 क्लासेस प्रयागराज में सभी लोगों का स्वागत है। मैं सीबी सर आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, LT ग्रेड का मुख्यतः पेपर कराया जा रहा है। तो जो लोग अपने परिचित हों उनको बता दीजिए, उनको वीडियो शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए, जिससे कि हम भी मन से पढ़ाएं, अच्छे से आप लोगों को पढ़ाते रहें। जब तक आप लोग जुड़ेंगे, कमेंट्स करेंगे तो थोड़ा सा बढ़िया लगता है। चलिए, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या क्वेश्चन है 1 देखते हैं जरा। क्वेश्चन 1 कह रहा है द पीएच ऑफ बफर इज 4.745 when 0.01 moles of NaOH is added to 1 liter of it, the pH change to 4.832, the buffer capacity is। आपको पूछ रहा क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यह जानना चाहता है कि बफर कैपेसिटी क्या होगा। देखिए, जब बफर कैपेसिटी की बात करता है तो जो बफर कैपेसिटी का फार्मूला होता है वह बीटा इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड आर बेस एडेड। कितने मोल्स एसिड और बेस के ऐड कर रहे हैं अपॉन चेंज ऑफ पीएच इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम एडेड क्या कैसे, वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है देखा जाए तो 0.01 है अपॉन पीएच चेंज कितना है 4.832 माइनस 4.745 इंटू 1 लीटर के तो 1 हो जाएगा। यहां से 0.01 अपॉन अगर 10, देखिए 10 2 12 से 5 गए 7, यहाँ बचे कितना बचा 2, 10 2 12, 12 से 4 गए 8, 0.087। अगर इसको रखा जाए तो डिवाइड करें तो 10/87 हो जाएगा। और 10/87 किसके बराबर होगा देखा जाए तो यह 1.15 के बराबर, अर्थात पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, रिवर्सिबल सेल नर्स्ट इक्वेशन, कैलमल इलेक्ट्रोड्स मर्क्यूरी क्लोराइड, कैटालिसिस लैंगमूर आइसोथर्म्स, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट फेज रूल। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। रिवर्सिबल सेल नर्स इक्वेशन, कैलमल इलेक्ट्रोड्स मर्क्यूरी क्लोराइड, कैटालिसिस लैंगमूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग फेज रूल। दीपक करें दूसरे का भी सही है, एक्चुअल सही है। कैलमल इलेक्ट्रोड जो होता है जिसे हम सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं, इसे सेकेंडरी रेफरेंस
रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। सेकेंडरी मानक इलेक्ट्रोड। तो सही आंसर है, यह किसका होता है? मर्क्यूरी क्लोराइड का होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरे का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3 CH2 CH OH CHNO2 ये भी OH है, ये भी OH है। इनमें से कह रहा है कि सबसे ज्यादा किसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन सबसे तेज होगा? बताइए जरा। राजेश कुमार जी गुड इवनिंग। बताइए जरा। दीपक बताइए कौन सा। दीपक कह रहे हैं कि तीसरे का डी ऑप्शन सही है। देखिए तीसरे का कैसे चेक करते हैं जरा देखा जाए तो जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, डिहाइड्रेशन मीन्स निर्जलीकरण की बात कर रहा है। जो निर्जलीकरण होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वह निर्जलीकरण जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पर। अब जब कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी जरा देखा जाए, अगर यहां से एच वाटर निकलता है तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH CH3 NO2। इससे क्या बनेगा? देखिए यहां से निकलेगा तो CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH CH3 CHO। इसमें से जब निकलेगा तो CH3 CH2 CH प्लस CH CH3 CH3। जब इसमें से निकलेगा तो CH3 CH2 CH प्लस CH प्लस CH3 और CH3। ठीक। तो सबसे ज्यादा देखिए, अरे सॉरी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? हमारा सबसे ज्यादा दिस इज मोर स्टेबल, यही हमारा सबसे ज्यादा मोर स्टेबल का है। मोर स्टेबल होने के कारण से ACD यही ऑप्शन हमारा ज्यादा करेक्ट होगा क्योंकि इसकी स्थिरता सबसे ज्यादा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का डी ऑप्शन, तीसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द pH of a buffer solution containing a weak base and its salt can be related to be pKb दिया गया है और आपसे यह जानना चाहता है कि इनमें से कौन बफर सोल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए कार्य करेगा। वीक बेस एंड इट्स साल्ट कौन सा कार्य करेगा बताइए जरा।
तीसरे का डी कह रहे हैं। देखिए, आपको पीएच बताना है। देखिए, जो बफर सॉल्यूशन होता है वीक बेस का, वीक बेस है, तो पीओएच बराबर होता है पी के बी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन एसिड। ओ सॉरी, ये होता है। अब आप जानते हैं पीएच धन पीओएच बराबर 14 होता है, तो कितना हो जाएगा पी, तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। तो 14 माइनस पीओएच की वैल्यू पी के बी प्लस लॉग साल्ट अपॉन बेस। दिस इज योर पीएच। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 14। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीएच इक्वल टू 14 पी के बी माइनस लॉग साल्ट अपॉन बेस। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइसिलेन एमीन एक क्षार की भांति व्यवहार नहीं करता क्योंकि नाइट्रोजन सिलिकॉन से संबंध है, नाइट्रोजन कार्बन से संबंध है, नाइट्रोजन का एकांकी युग्म पी पाई डी पाई बंध बनाने में प्रयुक्त है, नाइट्रोजन एक सिलिकॉन परमाणु के साथ उप सहसंयोजक बंध से आबंधित है। बताइए जरा क्या ऑप्शन होगा। दीपक पटेल कह रहे हैं 5 का सी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। और लोग बताइए। कृष्णा गुरु जी कह रहे हैं कि डी ऑप्शन सही होगा। देखिए कैसे चेक करते हैं। जो ये नाइट्रोजन है, देखिए ये हमारा एस आई एच, एस आई एच है, एस आई एच दिया गया है। इसका जो लोन पेयर है ये क्या है लोन पेयर, इसका डी ऑर्बिटल वैकेंट है। क्या है डी ऑर्बिटल वैकेंट है। डी ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण से इसका पी पाई इसके डी पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए यह बेस की तरह व्यवहार नहीं करता है। तो सही आंसर क्या होगा नाइट्रोजन का ये एकांकी युग्म
पी पाई डी पाई बंध बनाने में प्रयुक्त है, इस कारण से यह लोन पेयर जो होगा वह अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन के लिए, इसलिए यह बेसिक कैरेक्टर नहीं शो करता। तो सही आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन का एकांकी युग्म पी पाई डी पाई बंध बनाने में प्रयुक्त होता है। 6 नंबर का रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पोलर एंड एसोसिएटेड फ्लूइड्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स मोर। पोलर और कह रहा है किसके? बताइए जरा क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पोलर एंड एसोसिएटेड फ्लूइड्स obey the principle of corresponding state more closely. The most probable velocity of carbon dioxide will be higher than that of oxygen. Van der Waals equation for moles of gas P plus A, all liquids at their boiling point will be their corresponding state. देखिए ये तो सही ही नहीं है, ये तो पहले वंडर वाल्स इक्वेशन गलत हो गया। अब स्टेटमेंट पहले यहां देखिए, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर बार कितना है? 44। O2 का कितना है? 32। तो 32 कम होगा तो ज्यादा होगा। द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी हायर देन दैट, अर्थात ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। ऑल लिक्विड एट देयर बॉइलिंग पॉइंट विल बी इन देयर करस्पॉन्डिंग स्टेट, यही सही है। डी ऑप्शन हमारा सही होता है, ऑल लिक्विड्स एट देयर बॉइलिंग पॉइंट विल बी इन देयर करस्पॉन्डिंग स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज force operating between its molecules are negligible, its critical temperature is always above 0 centigrade, its molecular are relatively smaller in size, its compressibility factor is less than 1। बताइए। 7th का डी करें दीपक। देखिए पहला है फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल। हाँ, गैसेज लिक्विड स्टेट में होती हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो इस कारण से वह लिक्विड स्टेट में नहीं जाती है, ये बात सही है। अर्थात पहला स्टेटमेंट जो कर रहा है, एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, क्यों आइडियल गैस लिक्विफाइड नहीं होती? तो ये तो ऑप्शन क्या है, इसकी जरूरत, इसका कारण ये है ही नहीं। ये तो यह बताएगा कि गैस में कोई भी काइनेटिक थ्योरी का गैस का स्टेटमेंट्स है कि कोई भी गैसेज जो होती हैं उनमें कोई भी कार्य नहीं करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं कार्य करता है। तो पहले इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज ऑलवेज एबव 0 सेंटीग्रेड कह रहा है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ऑलवेज 0 सेंटीग्रेड, ये भी गलत स्टेटमेंट कह रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं। इट्स मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली इन स्मॉलर साइज, साइज का कोई इशू ही नहीं होता। बचा क्या? इट्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लेस देन 1। तो सही आंसर होगा 7th का डी ऑप्शन सही होगा। C डबल बॉन्ड O C6CH5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2 से C डबल बॉन्ड CH2 C6H5P डबल बॉन्ड O इज नोन एज रिफॉर्मेस्ट की रिएक्शन, सिमेट रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन।
दीपक पटेल कह रहे हैं कि विटिंग रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, देखिए दिस इज नोन एज विटिंग रिएजेंट। इसमें क्या यूज किया जाता है, विटिंग रिएजेंट। आप बस इतना चेंज करिए, इसका इतने से रिमूव कर दीजिए, तो क्या बन जाता है, देखिए डबल सी बॉन्ड डबल CH2 प्लस C6CH5 राइस P डबल बॉन्ड O। इस रिएक्शन का नाम बोला जाता है विटिंग रिएक्शन। किस नाम से रिएक्शन जानी जाती है, विटिंग रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विटिंग रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन तो सब जानते हैं, एल्केन बनाने के प्रयोग होती है। सिमेट रिएक्शन इमीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। कीटोन से एल्कीन बनाने, रिफॉर्मेस्ट के बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, विटिंग रिएक्शन। थोड़ा से आप लोग इसका हो सकता है ना ध्यान से पढ़ पाए, ये स्ट्रक्चर ए है, देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताइए। नाइन्थ का सी कह रहे हैं दीपक, और लोग आंसर दीजिए जरा। कौन सी रिएक्शन है जरा इसको बताएंगे, बताइए किस रिएक्शन के नाम से यह रिएक्शन जानी जाती है। अरे रिएक्शन का नाम बताइए भाई। नोवेंजल रिएक्शन, दीपक जी नोवेंजल रिएक्शन नहीं होती है। अब आपने सही बताया, यह रिएक्शन हमारी परकिन है। क्या है, परकिन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। चलिए हम आपको परकिन रिएक्शन पहले बताते हैं, तब फिर बताते हैं इसका प्रोडक्ट। ये हमारा बेंजलिहाइड है, जब इसकी अभिक्रिया एस्टिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सिनेमिक एसिड बनता है। ये प्रोडक्ट बनता है, देखिए ये हमारा सिनेमिक एसिड है। इसमें देखिए
जब यहां से स्ट्रक्चर लिया गया, जरा देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक। यहां से जरा देखिए, यहां का पूरा, यहां यच हो जाता है, इधर ओ एच, इधर एच, और यहां का दो हाइड्रोजन निकल करके यहां से जुड़ जाता है। तो वैसे ही यहां का देखिए, दो हाइड्रोजन निकलेगा इसके साथ, तो क्या बनाएगा, ये पैरा पोजीशन पर लगा रहने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब सी एच डबल बॉन्ड हो जाएगा, सी यहां से निकलता है दो एच, तो ये सी एच थ्री मेंटेन रहेगा, तो ऊपर सी एच थ्री लग जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, सी ओ ओ एच। या कोई प्रोडक्ट हो तो बताइए कौन सा है, या हमारा प्रोडक्ट जो है वह बी ऑप्शन जो होगा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह रिएक्शन पर्किन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। चलिए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म द सेम ओसाजोन when treated with phenylhydrazine. Both have carbonyl group, both have same molecular formula, both are hexose, both have identical structure except on carbon 1 and carbon 2. देखिए, ग्लूकोज जो होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, चाहे फ्रक्टोज की बात करें, जब इसको 3 मॉलिक्यूल्स फेनिलहाइड्राजिन का देते हैं, तो प्रोडक्ट जो बनता है सी एच डबल बॉन्ड एन, एन एच सी सिक्स एच फाइव, सी डबल बॉन्ड एन, एन एच सी सिक्स एच फाइव, और सी एच ओ एच का थ्राइस और सी एच टू ओ एच प्लस सी सिक्स एच फाइव एन एच टू प्लस अमोनिया। यहाँ 3 मालिक्यूल, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है ओसाजोन फॉर्मेशन में कितने मालिक्यूल्स फेनिलहाइड्राजिन की जरूरत पड़ती है, तो 3 मालिक्यूल्स फेनिलहाइड्राजिन की जरूरत पड़ती है, ये ओसाजोन बनता है। एनदर कार्बोनिल कार्बन से इसलिए रिएक्टर ओएस से रिएक्शन नहीं करता, उसका कारण होता है कि इनके जब ओसाजोन बनता है तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चीलेट रिंग के कारण ज्यादा स्टेबल हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि अनदर सी एच ओ एच ग्रुप से फेनिलहाइड्राजिन रिएक्शन नहीं करता। सही ऑप्शन होगा बोथ हैव आइडेंटिकल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट कार्बन 1 एंड 2। द पेयर विथ लीनियर ज्योमेट्री, ऐसा इसमें कौन सा पेयर है जिसमें की ज्योमेट्री लीनियर होगी, अर्थात आपसे जानना चाहता है इनमें से कौन सा रेखी ज्योमेट्री होगी, कौन से। देखिए रेखी जग, अब ऐसे समझ लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको सबका पता है लीनियर होता है, और I3- इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 7 22 22 इलेक्ट्रॉन, 8 दूनी 16, 2 5 sp3d होगा। लोन पेयर के कारण से, किसके, लोन पेयर के कारण से I3- की संरचना रेखी होती है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। I3 में वैसे इसका तो जानते हैं सब, डिस्टार्टेड आकृति बनेगी, क्योंकि क्यों डिस्टार्टेड? बिकॉज इट हैव लोन पेयर। अब O3 का भी रेखी नहीं होता तो भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बॉयल टेम्परेचर फॉर वंडरवाल गैस TB बराबर A/2RB। द इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ बाय द इक्वेशन TI बराबर A/2RB। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस इक्वल टू 0। ये तो स्टेटमेंट पहले पता है जूल थॉम्सन को। द जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव फॉर रियल गैस। इनमें से जिसमें देखिए 3 हो वही हमारे गलत सही स्टेटमेंट्स होगा, अर्थात ए और ए। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन इन्वर्जन टेम्परेचर शो कर रहा है, कौन सा बॉयल टेम्परेचर। जो बॉयल टेम्परेचर होता है TB बराबर होता है, बॉयल टेम्परेचर जो TB बराबर होता है A/2RB होता है, अर्थात स्टेटमेंट्स 1 भी सही है। और TI बराबर होता है इन्वर्जन टेम्परेचर 2A/RB होता है। तो 12 का कौन सा हो जाएगा? हमारा 1, 2 एंड 3 ही स्टेटमेंट सही है। ये तो चौथा तो देखिए, जो द जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर पॉजिटिव फॉर रियल गैस नहीं, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, जूल थॉम्सन टू जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस इज, ये जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव फॉर रियल गैस नहीं, यह हमारा जूल थॉम्सन कोफिशिएंट जो होता है यह रियल गैस के लिए निगेटिव के बराबर होता है। तो ऑप्शन हमारा 1, 2 एंड 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज विथ टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड एज। विथ माइनस साइन होता है। देखिए वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड एज, ये फार्मूला होता है देखिए, डेल जी बाई टी, डेल टी एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू माइनस डेल H अपॉन टी स्क्वायर होता है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? तीसरे का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको आपको कंसीडर करना है। एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कह रहा है एल्कीन जो होता है वह ज्यादा रिएक्टिव होता है देन एल्काइंस इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकटायन इज मोर देन विनाइल कार्बोकटायन। Select the correct answer using the quotes given below. Both A and R are true
एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी करा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज फॉल्स। दीपक पटेल कह रहे हैं बताइए भाई। देखिए एल्कीन्स, ये एल्कीन है, अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किया जाए H प्लस दिया जाए तो क्या बनेगा CH3 CH प्लस CH। अगर इस पर हम कराया जाए दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। तो इसका मतलब रिएक्शन स्टेटमेंट्स दोनों सही हैं लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सही आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स ए। वो दोनों तो सही हैं लेकिन इनमें से करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन कर रहा है लैम्डा मैक्स ऑफ स्ट्रक्चर इज हायर देन दैट ऑफ दिस बिकॉज बेस वैल्यू फॉर होमोएनुलर डाइन इज मोर देन दैट ऑफ द हेटेरोएनुलर डाइन। कह रहा है कि यह हमारा होमोएनुलर डाइन है। क्या है? होमोएनुलर डाइन। दिस इज योर हेटेरोएनुलर डाइन। पंद्रह के ए कह रहे हैं बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए जो होमोएनुलर डाइन होते हैं उनकी बेस वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर और जो हेट्रो होते हैं इनकी बेस वैल्यू होती है 214 नैनोमीटर। तो क्यों ज्यादा है? ये होमो है, ये हेट्रो है। तो बेस वैल्यू फॉर होमोएनुलर डाइन इज मोर देन दैट ऑफ हेटेरोएनुलर। जाहिर सी बात है इतना डिफरेंस हुए, डिफरेंस होने के कारण कह सकते हैं तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो सही आंसर होगा ए होगा, दोनों सही है तथा आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच फर्स्ट को विथ मैच सेकंड करिए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ट्रांसपोर्ट नंबर है, पीएच ऑफ सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन है, डाइल्यूशन का लॉ है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखा जाए सब लोग जानते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है यह ट्रांसपोर्ट नंबर है, पीएच ऑफ सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन है, डाइल्यूशन लॉ है, हेंडरसन है, हीट्राफ ओस्टवाल्ड है, सोरेनसन है, हीट्राफ है। 16 का डी करें। देखिए ट्रांसपोर्ट नंबर को हम लोग हीट्राफ नंबर भी कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर को हीट्राफ भी कहा जाता है। पीएच ऑफ सोल्यूशन कौन दिया था? हेंडरसन ने दिया था। बफर सोल्यूशन सोरेनसन ने दिया था। डाइल्यूशन लॉ हमारा ओस्टवाल का डाइल्यूशन लॉ है तो ओस्टवाल हो जाएगा। तो पहले ए का 4 कहीं दिया गया है, ए का 4 अर्थात पहला ऑप्शन इन दोनों को हटा दीजिए। अब पीएच ऑफ सोल्यूशन हेंडरसन ने है तो बी का 1 होना चाहिए।
तो बी का 1 अर्थात सी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए। अरे गलत हो गया क्या, देखते हैं तो अच्छा। 4 देखें, 4 हो गया। पीएच ऑफ हेंडरसन का बफर सोलो, पीएच ऑफ डाइल्यूशन का ओस्टवाल्ड तो ही है। डी का 2 है, डी का 2 है। बफर सोल्यूशन किसने दिया था, गलत हो, सोरेंसन गलत, हेंडरसन गलत है, गलत है। इसको जरा देखिए, फिर से मैच कराइए तो। ट्रांसपोर्ट नंबर ठीक है। अरे ट्रांसपोर्ट नंबर का कौन सा है, हीट्राप है। पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन सोरेंसन दिया था, है? नहीं, पीएच ऑफ सोल्यूशन सोरेंसन ने नहीं दिया था, सॉरी। कौन सा हो गया, इसका तो ये हो गया। अच्छा, डाइल्यूशन ला का ओस्टवाल्ड हो गया। बफर सोल्यूशन का हेंडर्स, पीएच ऑफ सोल्यूशन सोरेंसन। अब सही दिया गया है। ए का 4, बी का 3, सी का 1, ठीक। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। इनमें से आपको पहचानना है कौन सा स्ट्रक्चर गलत है, बताइए। बताइए क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। ये तो स्क्वायर प्लेनर है, XCF4 का स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होता है। एक लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक लोन पेयर, ये तो स्क्वायर प्लेनर है, कोई देख, ये तो सही है स्ट्रक्चर है। ये NiCO4 का ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सही ही है। अब बचा ये, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, तो यह स्ट्रक्चर हमारा सही है। ये जो डाइबोरेन है, इसकी संरचना जो होती है वह बनाना बंद होती है, केला बंद होती है, जबकि यह केला बंद नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी ही गलत है और सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक रिलेशन इज रॉन्ग। इनमें कौन सा ऐसा थर्मोडायनेमिक रिलेशन है जो गलत है, हमारा सही की बात ही नहीं कर रहा है, गलत की बात कर रहा है। कौन सा इसमें हमारा गलत होगा थर्मोडायनेमिक रिलेशन, चलिए देखते हैं जरा। सबको पता है dg बराबर होता है vdp माइनस sdt एट कांस्टेंट प्रेशर, dp इक्वल टू 0। तो डेल जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट p इक्वल टू माइनस एस, अर्थात एट कांस्टेंट
टी, तो क्या हो जाएगा, डी टी बराबर 0 हो जाएगा। फिर डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू वी, अर्थात ये दोनों तो सही ही है। अब हमको बताना कौन सा है, दो बचे, डी ए बराबर माइनस एस डी टी माइनस एस डी टी माइनस जो होता है वह पी डी वी के बराबर है। एट कांस्टेंट वी डी वी इक्वल टू 0, तो डेल ए ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू माइनस एस, अर्थात यही ऑप्शन हमारा देखिए गलत है, सी ऑप्शन हमारा गलत होगा। बी ऑप्शन इससे निकालेंगे एट कांस्टेंट टी करके, तो ये निकल आएगा, तो गलत ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। इन द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज, बताइए इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ब्रोमोफिनाल, ओ सॉरी, ये हमारा OH है, इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, जैसे SO3H, ये सब प्रेजेंट हो जाते हैं जब इसको हम ब्रोमीन एस्टिक एसिड देते हैं, तो क्या बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल बनता है, अर्थात ऑप्शन हमारा 6 मिक्सचर तब बनता है जब वहां पर ब्रोमीन के, सही ऑप्शन क्या होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल ही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायन, इन में कार्बोकटायन में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस की होगी, देखिए जो स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन, अगर इसके अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 2 यहाँ 2 यहाँ, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी, इसके पास यहाँ देखा जाए 2 2 4 4 3 7 होगी, हेलो, हाँ 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 डिस्चार्ज करा लिया, हॉस्पिटल घर पे आ गए, कल है, हाँ ठीक ठाक। चलिए ठीक है, क्लास में है फिर बात करते हैं। कीर्ति किरण वर्मा करें, डी ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2, एक यहाँ से 3, अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3। अब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी देखा जाए, तो सबसे ज्यादा 2 नंबर की होगी, दो सब इनमें नहीं है तो इसको पहले हटा दीजिए, उसके बाद
3 की होगी, 2 के बाद किसकी होगी, 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, तो अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ फर्स्ट को मैचिंग करना है आपको, फर्स्ट से सेकंड के गिवन बिलो को, और करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है। क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, रिड्यूस टेम्परेचर। बताइए जरा आंसर। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, सबको पता है, क्रिटिकल टेम्परेचर टी आई, ये इसका हो जाएगा। रिड्यूस टेम्परेचर, देखिए T इज इक्वल टू थीटा टी सी होता है, तो थीटा इज इक्वल टू टी अपान टी सी होता है। अर्थात रिड्यूस टेम्परेचर का कहाँ चले जाएंगे, थर्ड पर। तो 1 का फोर्थ देख लीजिए, ए का फोर्थ किसमें है, अर्थात ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, अब बचे डी का थर्ड किसमें है, देखिए डी का थर्ड इसी में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बचे कौन से, बी का 1 हो जाएगा, और इन्वर्जन टेम्परेचर का टी आई बराबर 2 ए अपान आर बी के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको सेलेक्ट करना है कौन सा कोड दिया गया है, वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस का है, स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस है, वीक एसिड एंड वीक बेस है, स्ट्रांग एंड स्ट्रांग बेस का है। बताइए जरा इसका क्या आंसर होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी दिया जाएगा तो हमेशा वीक एसिड और वीक बेस के वियोजन स्थिरांक ही दिए जाएंगे। जैसा क्या है, वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस, अर्थात वीक क्या है, एसिड है, केवल उसमें के ए होगा, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस है, ये तो निश्चित है पीएच न्यूट्रल होगा, इसका विलयन कैसा, न्यूट्रल, और न्यूट्रल होने के कारण से क्या हो जाएगा, पीएच 7 होगा। अर्थात हमारा डी का 1 ऑप्शन सही है, तो ये तो दोनों पहले कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा क्या, वीक एसिड, ऐसा डिसोसिएशन कांस्टेंट देखिए जिसमें वीक एसिड हो, पी के ए दिया गया है एसिड, तो ए का 4 हो जाएगा। वीक बेस के बी, ऐसा इक्वेशन ढूंढिए जिसमें के बी हो, ए थर्ड हो जाएगा। वीक एसिड एंड वीक बेस के ए एंड के बी दोनों में होगा, के एंड के बी बी में दिया गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए का 4, ए का नहीं, हाँ ए का 4, बी का बी का थर्ड, सी का 2, डी का 1, अर्थात ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें।
ये यहाँ डबल बॉन्ड है। मॉलिक्यूल C6H16 have lambda max 240 nanometer can have following four isomeric structures A, B, C and D. The correct structure of the compound is D, B, C, A. बताइए करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा। दीपक कह रहे हैं 23 का डी ऑप्शन सही होगा। किरण जी बताइए। तेईस का डी कर रहे हैं। देखिए यदि दो डबल बॉन्ड यदि दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं तभी लैम्डा मैक्स कम से कम दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं तभी लैम्डा मैक्स की गणना की जाती है जा सकती है। इसका अर्थ है कि कम से कम दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के कॉन्जुगेशन नहीं तो लैम्डा मैक्स बिलो 200 नैनोमीटर होगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं इन दोनों में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका लैम्डा मैक्स बिलो 200, इसका भी लैम्डा मैक्स बिलो 200 सबके अब यह कैसा है, होमोइनोडाइन है तो बेस वैल्यू कितनी होगी 253। अर्थात ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। अब इसी की बेस वैल्यू देखा जाए ओपन चेन में तो 214 हो जाएगी। कितने एल्किल ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप, दो एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप तो 10 हो जाएगी। एक रिंग रेजिड्यू, दो रिंग रेजिड्यू, 2 रिंग रेजिड्यू 10 हो जाएगी। और 1 एक्जोसाइक्लिक के 5 तो कितना हो जाएगा, लैम्डा मैक्स 5 4 9, 1 1 3 1 3 और 239 नैनोमीटर। अर्थात स्ट्रक्चर हमारा बी सही होगा। बी कोने में है सी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए लैम्डा मैक्स सदैव उन्हीं का कैलकुलेट किया जाता है
जिनमें क्या डबल बॉन्ड की संख्या कॉन्जुगेशन में हो, कम से कम 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए। अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है तो उस डबल बॉन्ड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ठीक, उस डबल बॉन्ड का कोई अर्थ नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए इन जिनका डबल बॉन्ड 2 कॉन्जुगेशन में नहीं है उनको कहा जाता है लैम्डा मैक्स सदैव 200 से बिलो आएगा, अर्थात 200 से कम ही आएगा सदैव। ये इसका तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो होमोएनर्डाइन है, 2 डबल बॉन्ड सेम रहेंगे तो 253 हो जाएगा। तो फिर बचा का बी का निकाला गया। तो जो थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है वो सॉल्वेंट के कारण से ही आता है। चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? इनमें कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है? कह रहा सी टर्मिनल एमिनो एसिड इन प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय एडमंस डिग्रेडेशन। दूसरा कह रहा डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। precipitation of protein occurs most readily to its isoelectric point. Sanger method is employed to determination of the N-terminal amino acid. सही आंसर बताइए। चौबीस नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सी टर्मिनल एमिनो एसिड ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय एडमंस डिग्रेडेशन। सी सी टर्मिनल एमिनो एसिड एडमंस जो मेथड होता है यह हमारा सी टर्मिनल के न बजाय एक किसका, ये एडमंस जो मेथड होता है एडमंस, ये सी टर्मिनल का नहीं है बल्कि एन टर्मिनल का डिटर्मिनेशन किया जाता है। सी टर्मिनल को डिटर्मिनेशन सिंगर रिएजेंट के द्वारा या सिंगर मेथड के द्वारा एन टर्मिनल का डिटर्मिनेशन किया जाता है। एडमंस मेथड भी हमारा एक्चुअल में एन टर्मिनल के लिए ही यूज हो। एडमंस और सिंगर मेथड्स दो ऐसे मेथड्स हैं जिसका उपयोग हम लोग करके जो है एन टर्मिनल का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो यह हमारा पहला ही ऑप्शन गलत है। सिंगर मेथड्स के द्वारा डिटर्मिनेशन करते हैं और एडमंस मेथड, दोनों मेथड्स हमारे एन टर्मिनल के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इन द रिएक्शन द प्रोडक्ट पी इज, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका? पच्चीस का सी। नेम ऑफ द रिएक्शन, सबसे पहले रिएक्शन को पहचानिए कौन सी रिएक्शन है। यह हमारी नोवेंजल रिएक्शन है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ का H, यहाँ का H ऐसे निकाल लीजिए बेस के प्रेजेंस में। तो हमें क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड C
अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा, 25। इस रिएक्शन को हम नोवेंजल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। वंडर वाल इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ रियल गैस इज करेक्टली मैच्ड P plus A upon V square V minus B is equal to RT. P plus A upon V square V minus B is equal to nRT. P plus NA upon V square V minus NB is equal to RT. P plus A N square A V square V minus NB is equal to nRT. कौन सा इक्वेशन हमारा करेक्ट है? 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीपक कह रहे हैं ये तो हमारा 1 मोल्स के लिए है और यह इक्वेशन हमारा सही है n मोल्स के लिए। तो सही पूछा क्या है, n मोल्स के लिए, तो n मोल्स के लिए कौन सा हो जाएगा, 26 का डी ऑप्शन हमारा करेक्टली मैच्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को काट दीजिए। इस क्वेश्चन का पूरा हटा दीजिए, इसको कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन नहीं लिखे हैं। 28 का सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हीट्राप, कोलोराउस, डिवाई हकल एंड आंसागर इक्वेशन, ओस्टवाल डाइल्यूशन का नियम है, प्रबल विद्युत अपघट्ट का सिद्धांत, तन्यता का नियम, आयनों के स्वतंत्र अवगमन का और ओस्टवाल का अभिगमनांक बताइए। दीपक कह रहे हैं कि 28 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए चेक करते हैं। हीट्राप का ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, ठीक। कोलोराइज का आयनों के स्वतंत्र माइग्रेशन से होता है। ओस्टवाल का तन्यता नियम, डिवाई हकल का प्रबल विद्युत अपघट्ट का सिद्धांत, ए का 4 कहीं दिया है, ए का 4, बी का 3, सी का 1, 2 का, डी का 2, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statements is not correct for diborane? It is an electron deficient molecule. It has a bridging structure. It is a paramagnetic molecule. It has 3 central bonds. बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? देखिए डाइबोरिन जो होता है B2S6, यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल तो है ही है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इट हैज ब्रिजिंग स्ट्रक्चर भी सही होता है। इट इज पैरामैग्नेटिक नहीं बल्कि यह हमारा डाईमैग्नेटिक है। कैसा कंपाउंड है, डाईमैग्नेटिक। इट हैज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात ये भी सही। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इट इज कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नहीं होता बल्कि डाइबोरेन B2S6 इज डाईमैग्नेटिक। सही आंसर हो जाएगा डाईमैग्नेटिक, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों के नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए।
इलेक्ट्रॉन में कण तथा तरंग दोनों की द्विक प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग एक साथ निर्धारण किया जा सकता है। साई स्क्वायर किसी भी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है। पहला ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड सभी सही है। बी कह रहा केवल फर्स्ट तथा सेकंड सही है। सी कह रहा केवल सेकंड तथा थर्ड सही है। केवल फर्स्ट तथा थर्ड सही है। गुड इवनिंग, बहुत देर से जुड़े रोहित जी। देखिए, इलेक्ट्रॉन में कण तथा तरंग दोनों प्रकृति पाई जाती है। किसका कंसेप्ट था? डी बर्गाली का कंसेप्ट था। उसने कहा था इलेक्ट्रॉन हमारा जो होता है वह डुअल नेचर शो करता है, अर्थात यह ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग का एक साथ निर्धारण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता, अर्थात यह ऑप्शन गलत है। साई स्क्वायर किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की माप है, एकदम सही कह रहा। साई जो होता है यह हमारा आयाम बताता है और साई स्क्वायर जो होता है यह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बताता है। क्या बताता है? प्रायिकता बताता है। अर्थात ऑप्शन हमारा फर्स्ट और थर्ड सही है, अर्थात हम कह सकते हैं डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइमर टीमन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? फिनाल का क्लोरोफॉर्म तथा केवेच के साथ अभिक्रिया। अभिक्रियाओं में CCl2 एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करता है। CCl4 और NOH के साथ फिनाल की अभिक्रिया। फिनाल की फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। बताइए आंसर 31 का। 31 का ए कह रहे हैं। कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इस चीज को प्रश्न को जरूर पढ़ा करिए ध्यान से। पता चला कि फिनाल को क्लोरोफॉर्म केवेच के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? यह हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, अर्थात यह करेक्ट। इंटरमीडिएट हमारा डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, यह भी एक सही स्टेटमेंट कर रहा है। CCl4 और NH की अपक्रिया फिनाल के साथ कराते हैं तो हमारा सैलिसिलिक एसिड बनता है, यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो गलत क्या है? फिनाल की फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन, फिनाल की जब फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं तो हमारा फिनाल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन प्राप्त होता है, जब जिसे हम लोग बैकलाइट के नाम से भी जानते हैं। फिनाल फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हाँ। चलिए चलिए, आज आपका कोर्स यहीं पर प्रैक्टिस का पेपर खत्म होता है। हाँ, एक जरूरी सूचना सुनिए। मंडे से अर्थात सोमवार से आपका टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर का सलूशन 5 PM से शुरू होगा, मंडे से। और आपका
पेपर खत्म होने के बाद 6:45 से 8 PM तक केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। आप लोग को देखिए प्रैक्टिस कई बजे शुरू होगा? 6 बजे, 5 से 6:30 तक प्रैक्टिस हो जाएगा 30 क्वेश्चन का। और उस क्वेश्चन के बाद तुरंत आपकी क्लास 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद, 10 से 15 मिनट्स ब्रेक के बाद आपको अब थियरी पढ़ाई जाएगी। ये जो टाइम रहेगा इस थ्योरी पढ़ाई जाएगी आपको। यह शेड्यूल पर डे लगा रहेगा। तो आप लोग तैयार रहिए 7 से 8 थियरी की क्लास पढ़ने के लिए। देखिए थियरी में हम सोच रहे हैं सबसे पहले आपको हम फिनाल पढ़ाने के बाद स्पेक्ट्रा पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? फिनाल पढ़ाने के बाद सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाएंगे। ठीक, तो आपकी क्लासेस मंडे से आपको 3 घंटे की क्लास चला करेगी लगभग। मंडे से आपकी क्लासेस कितने घंटे की हो गई? मंडे से आपकी क्लास 3 घंटे पर डे चलेगी। 3 घंटे पर डे चलेगी, जिनमें से एक पेपर होगा और जस्ट उसके बाद आपकी क्लास भी शुरू हो जाएगी। 10 मिनट आपको दिया जाएगा लंच या कर लीजिए चाय पीने के लिए। ठीक है, फिनाल पढ़ा देते हैं आपको। उसके जस्ट बाद हम आपको पढ़ा देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप लोग को देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3-4 चीजें निश्चित रूप से आती हैं। 3 क्वेश्चन तो लास्ट ईयर आया था, इस साल भी आ सकता है, तो उन क्वेश्चनों को जरूर बता देते हैं। कैसे लैम्डा मैक्स निकालते हैं, कैसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इफेक्ट करती है, क्या क्रोमोफोर होता है, क्या ऑक्सोक्रोम होता है, ये सारी जानकारी हम आपको फिनाल पढ़ाने के जस्ट बाद देंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलिए, तो मंडे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी थ्योरी की भी। थोड़ा दिक्कत थी, मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था तो इस चक्कर में हमें पढ़ा नहीं पाया आपको, तो अब ठीक हो गए तो हम आपको क्लासेस लेंगे। और लोग जुड़िए भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करिए और क्लास आपकी रेगुलर चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को गुड नाइट। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट एंड थैंक यू।